नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी हमेशा की तरह द लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा यानी क्या होता है? कर्म। वैसे तो इंग्लिश में कर्म को किसी कार्य को डीड कहा जाता है, आपके द्वारा किए कर्म डीड, लेकिन यहाँ पे कर्म को ही इंग्लिश में से कर्मा ये जोड़ दिया गया है। द लॉ ऑफ कर्मा। लॉ यानी क्या होता है? नियम। ऑफ यानी का कर्मा, कर्म का नियम। भी आप कैसे कर्म करते हो, उसका नियम क्या है, वो स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारी वोकैबुलरीज हमेशा की तरह मिलने वाली है। ग्रामर की प्रैक्टिस, टेंसेस की प्रैक्टिस, हर चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हर एक वर्ड की मीनिंग मिलने वाली है, जो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के नियम। वंस इन अ विलेज, एक बार एक गांव में, देयर लिव्ड अ वेल्थी मैन, देयर लिव्ड रहता था। देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर लगा देते हैं, ठीक है। लिव्ड रहता था, एक वेल्थी मैन एक धनवान व्यक्ति, उसे हम वेल्थी कहते हैं। हु वॉज वेरी काइंड एंड डीपली बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ कर्मा। हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, हु यानी जो भी होता है, जो, वॉज यानी था, वेरी काइंड जो बहुत दयालु था, एंड डीपली और बहुत ही गहराई से, बिलीव्ड मानता था, बिलीव करना, भरोसा करना, इन द लॉ ऑफ कर्मा यानी कि लॉ ऑफ कर्मा यानी क्या होता है? कर्म के नियम में वो गहरा विश्वास रखता था। ऐसे बोला था, गहरा विश्वास रखता था। मेनी पीपल केम टू हिम, बहुत से लोग, केम आते थे, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए यहां पे केम का यूज करना है, ठीक है। तो बहुत से लोग आते थे, टू हिम यानी उसके पास, यहाँ पे नियर का यूज नहीं किया गया है, बट प्रीपोजिशन टू का यूज किया। टू हिम उसके पास आते थे, ऐसे यूज किया जाएगा। आते थे इसलिए केम। यहीं पे मेनी पीपल कम्स, ऐसे बहुत से लोग आते, बहुत से लोग आते हैं, ऐसे हो जाता। फॉर लोन्स, लोन यानी क्या होता है, जो हम क्या बोल, लोन तो आप सभी समझ, ऋण जिसे कहा जाता है, उधारी बाड़ी आप समझ ना, कर्ज जिसे कहना चाहिए। तो बहुत से लोग उसके पास कर्ज के लिए आते थे, कर्ज मांगने के लिए। एंड ही नेवर रिफ्यूज्ड एनीवन, और वह नेवर यानी कभी नहीं, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज करना यानी क्या होता है? मना कर देना, इनकार कर देना, उसी का सेकंड में रिफ्यूज्ड। एनीवन यानी किसी को भी, और वो किसी को भी कभी भी मना नहीं करता था, कभी भी इनकार नहीं करता था। हाउएवर हालांकि, ही हैड अ स्ट्रेंज कंडीशन, ही हैड उसका था, किसी के पास कुछ चीज था, वहां पे हैड का यूज करते हैं, ठीक है। उसका क्या था? अ स्ट्रेंज कंडीशन, स्ट्रेंज यानी होता है एक अजीब, एक अजीब शर्त थी। कंडीशन यानी वैसे तो स्थिति भी होती है, अरे बहुत बुरी कंडीशन में हो, हालात, लेकिन कंडीशन को शर्त भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, हालात, स्थिति या फिर शर्त, ऐसे बहुत सारी मीनिंग होती है, बट यहाँ पे अजीब स्थिति थी नहीं बोलेंगे, अजीब शर्त था ये बोला जाएगा। क्या शर्त था? देखिए, बिफोर लैंडिंग मनी, बिफोर यानी पहले, लैंडिंग, लैंड करने यानी क्या होता है? उधार देना, उसे लैंडिंग कहा जाता है ना। मनी यानी पैसे, तो पैसे उधार देने से पहले, ही वुड आस्क, वह पूछता था। तो वुड का यूज, जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, पास्ट में कोई आदत बताते, वैसे वुड का भी यूज किया जाता है। वो पूछता था, क्या पूछता था? व्हेन विल यू रिटर्न दिस मनी, व्हेन यानी कब, विल यू रिटर्न दिस मनी, इस पैसे को कब लौटाओगे। ये आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, लेकिन फ्यूचर में इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, WH फैमिली का व्हेन का यूज हो गया। तुम कब पैसे लौटाओगे, ऐसे हो जाएगा, पैसे कब लौटाओगे, ये पूछते थे वो। इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट, देखिए ये अजीब चीज है, बोला अजीब सवाल, अजीब शर्त क्या था? इन दिस लाइफ यानी इस जीवन में, और यानी होता है या, द नेक्स्ट अगले, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में लौटाओगे। बताइए कितना इंटरेस्टिंग, कितना अजीब सवाल है। कोई उधार देगा तो भी ऐसे थोड़ी पूछेगा, बट ये पूछता था इस जन्म में लौटाओगे कि अगले जन्म में लौटाओगे उधार को। ऑनेस्ट पीपल ऑलवेज प्रॉमिस्ड टू रिपे विद इन देयर लाइफ टाइम। ऑनेस्ट, यहां पे देखिए ऑनेस्ट, एच को हम यहां पे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लिखेंगे जरूर। नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक। हॉनेस्ट कभी भी ह नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑनेस्ट पढ़ना। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ईमानदार लोग ऑलवेज यानी हमेशा, प्रॉमिस्ड हमेशा वादा करते थे, टू रिपे, रिपे यानी होता है भुगतान करने का, चुकाने का, उसे रिपे करना बोलते हैं ना।
चुकाने का, विद इन यानी के भीतर, देयर लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन काल में, यानी इसी जीवन में, तो वो अपने इसी जीवन काल में चुकाने का वादा करते थे। कौन लोग? जो ईमानदार लोग थे कि हाँ इसी जीवन में हम चुका देंगे। बट द डिसऑनेस्ट वंस, लेकिन द डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, डिस जुड़ गया निगेटिव बन जाता है, ठीक है, यानी बेईमान हो जाएगा वंस। और जो बेईमान व्यक्ति थे, तो वंस यानी कोई व्यक्ति, ऐसे भी यूज किया जाता है। लाफ्ट, लाफ्ट यानी हंसते थे, लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ, लाफ तो फ जैसे उच्चारण होता है। और जो बेईमान थे वो क्या करते, हंसते थे एट द आइडिया, इस विचार पर, इस उपाय, इस आइडिया पर, ऑफ पेइंग इन अनदर लाइफ, यानी अगले जन्म में चुकाने के इस आइडिया पर, इस है ना सुझाव पर लोग हंसते थे, बेईमान लोग, कि ये क्या बात कर रहे हैं, अगले जन्म में चुकाने वाला आइडिया, तो बेईमान लोग हंसते थे इस पर। थिंकिंग, और सोचते थे, दे वर क्लेवर, कि वे चतुर थे, चालाक थे। क्लेवर यानी क्या होता है? चतुर होना। वे सोचते थे कि वे क्या है? चालाक है, ऐसे सोचते थे। दे वुड से, और वे कहते थे, क्या कहते थे? दे वुड रिटर्न, वो लौटा देंगे, है ना, वे कहते थे कि वो लौटा देंगे। यहां पे वुड का यूज पास्ट के जैसे यूज किया गया है, यहां पे वुड का यूज विल के जगह वुड का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये वुड आपका वो वाला यूज है, पास्ट में कुछ चीज करते थे, वो कहा करते थे। और एक रूल ये है कि जब पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, तब हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया है, ठीक है। हर स्टोरी में बताता हूँ मैं, बहुत से लोगों को पता है, जो नए हैं उनके लिए जानकर। जैसे मैं बोलूंगा, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैंने कहा पास्ट टेंस हो गया, मैं जाऊंगा, जाऊंगा तो भाई विल लगना चाहिए, बट विल नहीं लगे, वहां पे वुड लगता है, वही वाला वुड है। तो वुड का अलग अलग प्रकार का यूज भी किया जाता है। तो वो कहते थे कि वे लौटा देंगे, रिटर्न लौटा देंगे, द मनी, पैसे को, इन देयर नेक्स्ट लाइफ, अपने अगले जीवन में लौटा देंगे। कौन? बेईमान लोग कहते थे, हाँ अगले जन्म में लौटा देंगे। बिलीविंग दे हैड ट्रिक्ड, बिलीविंग यानी ये मानकर, दे कि उन्होंने, हैड ट्रिक्ड, हैड के बाद ट्रिक का थर्ड फॉर्म ट्रिक्ड, सेकंड भी ट्रिक्ड होता है, थर्ड भी ट्रिक्ड होता है। ट्रिक्ड यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कि किसी आदमी को धोखा देना, है ना, उसे ट्रिक करना बोलते हैं। तो ये मानकर कि उन्होंने धोखा दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया था, लिया था, चुका था, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। द रिच मैन यानी अमीर आदमी को। क्लियर हो गया यहाँ तक कि पूरा? तो भाई उन्हें लगता था कि उन्होंने क्या किया था, उस अमीर आदमी को धोखा दिया था। सून जल्दी ही, वर्ड ऑफ हिज कंडीशन, वर्ड यानी जो शब्द थे, ऑफ हिज कंडीशन, उसके जो शर्त की, जो है ना, उसके जो शर्त थे, स्प्रेड फैल गए थे। थ्रू आउट यानी होता है पूरा, थ्रू आउट यानी में भर के, द विलेज यानी गांव भर में, ऐसे यूज किया जाएगा। तो भाई उसकी जो ये जो शर्त थी, उसकी बात पूरे गांव में फैल गई, उसे स्प्रेड कहा जाता है, फैल जाना। वन डे, एक दिन, अ थीफ हर्ड अबाउट इट, एक चोर ने, हर्ड, हियर, HER, हियर होता है, हियर यानी सुनना, उसी का सेकंड हर्ड है, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड, ईडी कहाँ लगा, केवल डी लगा है, तो इसे हम बोलते हैं हर्ड, हर्ड यानी सुना। एक चोर ने सुना, अबाउट यानी होता है के बारे में, इट यानी इसके, है ना, इसके बारे में सुना। एंड मेड अ प्लान, और एक योजना बनाई, मेक यानी बनाना, मेड यानी बनाई या बनाया, सेकंड फॉर्म हो जाता है, उसने एक योजना बनाई। ही हैड नो रियल नीड फॉर अ लोन, ही यानी वह, हैड यानी था या उसे था, नो यानी नहीं, रियल नीड यानी सचमुच में जरूरत नहीं थी, फॉर यानी के लिए, अ लोन यानी एक लोन यानी ऋण, तो उसे सचमुच में ऋण की जरूरत नहीं थी, उसने बस प्लान बनाया, उसे तो लोन की जरूरत थी नहीं। हिज ओनली इंटेंशन, उसकी, है ना, एकमात्र, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम इरादा कहते हैं, उसका एकमात्र इरादा या फिर एकमात्र उद्देश्य था, वॉज यानी था, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब होता पता लगाना, पता लगाना, वेयर यानी कहां, द सेफ, सेफ यानी सुरक्षित होना भी होता है, सेफ यानी अलमारी को भी सेफ कहा जाता है। वेयर द सेफ वॉज यानी था, कि अलमारी कहाँ था, उसे ये पता लगाना था, कोई उसे जरूरत नहीं थी पैसे वैसे की या लोन की, बस उसे ये पता लगाना था कि आखिर वो पैसे वाली तिजोरी कहाँ है। सो इसलिए ही कुड रॉब द रिच मैन, ही यानी वह, कुड सकता था, रॉब यानी लूटना, उसे रॉब कहते हैं, रॉब से रॉबरी बना हुआ है, द रिच मैन, ताकि वो क्या कर सकता था, उस अमीर आदमी को लूट सकता था। लेटर यानी बाद में, बोला कि बाद में उसे लूट सकता था, तो उसने प्लान बनाया। ही वेंट टू द रिच मैन, वह वेंट गया, गो वेंट गॉन, पास्ट सिंपल ने गया, खाया, पिया, तो हम वर्ब के, सॉरी सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो गो का सेकंड वेंट होता है, वह गया, ऐसे। यहीं पे ही गोज ऐसे होता, वह जाता है, ऐसे हो जाता,
वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता। ही वेंट टू प्रेपोजिशन है, किसके पास गया, कहाँ गया, कोई आदमी के पास गया, जंगल गया, घर गया, तो उसके पहले टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है होम के अलावा, है ना। ही वेंट टू द रिच मैन, वह अमीर आदमी के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर यानी होता है मांग करना, उसे आस्क फॉर कहते हैं। उसी का सेकंड आस्क्ड फॉर, और मांग की अ लोन, और ऋण की मांग की उस अमीर आदमी का, भाई मुझे लोन दीजिए। व्हेन द रिच मैन आस्क्ड, जब अमीर व्यक्ति ने पूछा। व्हेन विल यू रिटर्न इट, फिर वही वाली बात है, तुम इसे कब लौटाओगे। इन दिस लाइफ और द नेक्स्ट, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। द थीफ कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड, चोर ने कॉन्फिडेंटली यानी होता है बिल्कुल विश्वास के साथ, रिप्लाइड जवाब दिया, तो उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में। द बुक कीपर नोटेड हिज रिस्पॉन्स, बुक कीपर यानी क्या होता है, सुनने में कैसे लग रहा है, किताब को रखने वाला, ऐसे हो रहा ना, ऐसे लग रहा है लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कुछ शब्द होगा, बट बुक कीपर का मतलब होता है खाता बही रखने वाला। जिसे हम पहले रहते थे मुनीम वगैरह जो रहते थे ना, क्या बोलना चाहिए उनको, मुनीम ही बोलते थे मेरे ख्याल से, बनिया जो लोग रहते थे मुनीम का काम ज्यादा करते थे, मुनीम ही शब्द है। तो पहले जो मुनीम लोग रहते थे, जो इससे आजकल अकाउंटेंट कहा जाता है, खाता बही का हिसाब किताब रखने वाला, उसे बुक कीपर कहा जाता है। क्लियर है। नोटेड यानी उसने लिखा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया को, जो जवाब को लिखा कि भाई ये अगले जन्म में पटाएगा, पैसे को चुकाएगा। ओपन द सेफ, ओपन यानी खोला, ओपन का सेकंड में ओपन द सेफ, और उसने तिजोरी खोली। एंड गेव हिम द मनी, और पैसे को दे दिया। गिव का सेकंड हम गेव, इसे दिया बोल रहा हूं, है ना, और पैसा देता है तो क्या हो जाता, गिव्स ऐसे हो जाता। गेव हिम द मनी, उसे पैसा दिया। द थीफ केयरफुली ऑब्जर्व्ड, और चोर ने केयरफुली यानी बहुत ध्यान से, ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज को निरीक्षण करना या ध्यान से देखना, उसे ऑब्जर्व कहा जाता है, ध्यान से देखना। चोर ने बहुत ध्यान से देखा। द लोकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकेशन यानी उस जगह को लोकेशन कहा जाता है, स्थान को। ऑफ द सेफ, वही तिजोरी के स्थान को ध्यान से देखा कि कहां पर तिजोरी रखी हुई है। एंड लेफ्ट, और चला गया। लेफ्ट यानी वैसे तो राइट लेफ्ट, दायां बायां वाला भी लेफ्ट होता है, और लेफ्ट यानी उस जगह से चले जाने को भी लेफ्ट होता है, और चला गया। फीलिंग प्लीज्ड, फीलिंग यानी एहसास करते हुए, प्लीज यानी प्रसन्न, खुश होते हुए। विथ हिमसेल्फ यानी अपने आप में खुशी महसूस करते हुए, प्रसन्न होकर वहां से चला गया। दैट नाइट, उस रात। ही स्नीक्ड इनटू द रिच मैन्स हाउस, वह स्नीक्ड का मतलब क्या होता है, चोरी छुपे घर में घुस जाना, है ना, उसे स्नीक कहा जाता है। इनटू द रिच मैन्स हाउस, अमीर आदमी के घर चोरी छुपे घुस गया। टू स्टील, चुराने के लिए। द मनी, पैसे को चुराने के लिए। तो वर्ब के पहले टू हो तो के लिए ऐसे यूज किया था। टू स्टील, चुराने के लिए। टू ईट, खाने के लिए। टू जंप, कूदने के लिए। और टू के बाद यदि नाउन हो, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना, या कोई जगह हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, वो केवल संबंध बताते, प्रेपोजिशन होता है। पैसे चुराने चोरी छुपे उसके घर चला गया। बट द रिच मैन वॉज स्टिल अवेक, लेकिन अमीर आदमी स्टिल यानी अभी भी, अवेक यानी जगा हुआ था, अभी भी सोया नहीं था, जगा था। एंड द हाउस लाइट्स वर ऑन, और हाउस यानी घर की जो लाइट्स थी, वर ऑन यानी जली हुई थी, उनके घर की लाइट जल रही थी। सीइंग नो चांस टू एक्ट, सीइंग यानी देखकर, नो चांस टू एक्ट यानी कि उसने देखा कि काम करने का कोई मौका ही नहीं है, कोई मौका ना देखकर। द थीफ हिड इन द बफेलो शेड, द थीफ हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड होता है। हाइड कैसे होता है, HIDE, हाइड यानी होता है छिपना, उसी का सेकंड हिड, छिपा, चोर छिपा, इन यानी में। द बफेलो शेड, बफेलो यानी भैंस को कहा जाता है, शेड यानी वही उसके जो क्या बोलना चाहिए, बाड़ा, रुकने का जगह, जैसे गौशाला होता है वैसे बफेलो शेड। तो उसने भैंस के बारे में अपने आप को छिपा लिया, छिप गया। वेटिंग फॉर द रिच मैन टू स्लीप, वेटिंग यानी इंतजार करते हुए, फॉर यानी के लिए, द रिच मैन टू स्लीप यानी अमीर आदमी के सोने का इंतजार करते हुए उस बाड़े में छिप गया। एज ही सैट इन द डार्क, और जब ही सैट, वह बैठा इन द डार्क, सिट का सेकंड सैट होता है, डार्क यानी अंधेरे को भी डार्क कहा जाता है। जब वह अंधेरे में बैठा था, ही सडनली हर्ड, उसने अचानक से सुनी, वॉइसेस, आवाजें, उसने अचानक से आवाजें सुनी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, देखते जाइए अभी। When he listened closely, जब उसने, वह या उसने, दोनों के लिए ये का यूज करते हैं। लिसन का से लिसन, यहाँ पे टी को नहीं पढ़ते, लिस्टेंटेंट ऐसे नहीं पढ़ना, लिसन
क्लोजली यानी बहुत ही करीब से। जब उसने करीब से सुनी, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की टू बफेलोज, दो भैंसे, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, वॉज या वर के साथ। वर्ब में, क्रिया में यदि आईएनजी फॉर्म हो तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दो भैंसे बातें कर रहे थे, टू ईच अदर, ईच अदर यानी तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ दो भैंसे बातें कर रही थी। अब देखिए, हुआ ना इंटरेस्टिंग। स्टोरी में तो सब संभव है, जो मोरल रहता है वो मेन रहता है। अब क्या हुआ, एंड टू हिज शॉक, टू हिज शॉक का मतलब क्या होता है, और उसके लिए आश्चर्य की बात थी, ही कुड अंडरस्टैंड, कुड यानी सकता था, वह सकता था, क्या कर सकता था, अंडरस्टैंड, वह समझ सकता था, देम यानी उन्हें, वह उन्हें समझ सकता था। हैरानगी की बात तो यह है कि उनकी बातों को वह समझ सकता था। वन बफेलो आस्क्ड टू अदर, वन बफेलो यानी पहले भैंस ने आस्क्ड, पूछा, आस्क्ड का सेकंड आस्क्ड, द अदर, दूसरे से पूछा, यू जस्ट अराइव टुडे, डिडंट यू, यू यानी तुम, जस्ट यानी ठीक, अराइव यानी पहुंची हो, टुडे यानी आज, तुम आज ही आई हो ना, ऐसे पूछा। डिडंट यू, क्या तुम, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने क्वेश्चन किया कि तुम आज ही आई हो ना। द अदर बफेलो रिप्लाइड, तो दूसरी जो भैंस ने रिप्लाइड, जवाब दी, यस, हाँ, आई केम टुडे, मैं आज आई हूं, है ना, तो केम हो गया, मैं आज आई। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग यानी कितना, कितने दिन, कितना, हाउ लॉन्ग, हैव यानी रहना, यू बीन हियर, हैव बीन, रह रहे हो, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने पूछा कि तुम यहां कब से हो, तुम यहां कब से रह रहे हो, तुम यहां कब से हो, ऐसे पूछा उसने। द फर्स्ट बफेलो साइड, है ना, पहले भैंस ने, साइड यानी क्या होता है, यहां से आह भरता हो, साई कहा जाता है, साइड सेकंड फॉर्म हो गया। आह भरी, अरे ऐसे आह भरते हैं ना दर्द में, वो आह, पहले बफेलो आह भरी, एंड सैड, और कहा, से का साउंड सैड होता है। 3 years, 3 साल, 3 सालों से मैं यहां हूं। इन माई पास्ट लाइफ, अब देखिए यहां से स्टोरी एंडिंग अब होने वाली। इन माई पास्ट लाइफ, इन यानी में माई पास्ट लाइफ, पास्ट यानी कहते हैं भूतकाल, पिछले, उसे पास्ट कहा जाता है। मेरे पिछले जन्म में आई बोरोड मनी, बोरोड यानी उधार लेना, है ना, मनी, मैंने पैसे उधार लिए, फ्रॉम द रिच मैन, अमीर आदमी से। अब आप बोलेंगे सर लैंड यानी भी उधार होता है, बोरो यानी भी उधार होता है, किसको हम माने, बोरो यानी किसी से उधार लेना, लैंड यानी किसी को उधार देना, ये लिख लेंगे आप। उधार देते हो तो बोलेंगे मैं लैंड में दे रहा हूँ ना, उधार दे रहा हूँ। किसी से उधार लोगे तो बोलो मैं लैंड कर रहा हूँ, नहीं, आप बोलोगे आप बोरो कर रहा हूँ। उधार लेने को बोरो कहते हैं, उधार देने को लैंड कहा जाता है। क्लियर हो गया, फ्रॉम द रिच मैन, तो मैंने अमीर आदमी से पैसे उधार लिए थे। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया था, टू रिटर्न, लौटाने का, इन द माई नेक्स्ट लाइफ, मेरे अगले जीवन में। भाई मैंने पिछले जन्म में उधार लिया तो मैंने बोला था कि अगले जन्म में चुका दूंगी। आई थॉट, है ना, मैंने सोचा या मुझे लगा, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट। आई हैड फूल्ड हिम, तो हैड के बाद फूल का थर्ड फॉर्म फूल्ड, फिर ये पास्ट पर, फिर दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना, मुझे लगा कि मैंने उसे बेवकूफ बना दिया था। क्लियर है, या फिर मैंने सोचा मैंने उसे बेवकूफ बना दिया था। बट आफ्टर आई डाइड, लेकिन जब मेरे मरने के बाद, लेकिन मेरे मरने के बाद, माई कर्मा ब्रॉट मी बैक, मेरे कर्म ने, ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, मी यानी मुझे, बैक यानी वापस, मेरे कर्म ने मुझे वापस ले आए यहां। आई वॉज रिबॉर्न, पुनर्जन्म को रिबॉर्न कहा जाता है, फिर से जन्म लेना। आई वॉज रिबॉर्न, मेरा पुनर्जन्म, एज यानी के रूप में, अब बफेलो एक भैंस के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ। एंड ब्रॉड टू हिज शेड, और ब्रॉड यानी लाया गया, टू प्रपोजिशन है, हिज शेड, और इसके जो शेड में, जो बाड़े में मैं लाया गया मुझे यहां। नाउ, अब, आई मस्ट रिपे माई डेट, डेट डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है। अब क्या हुआ, लेकिन आई मस्ट रिपे, मुझे चुकाना है, माई डेट, मेरी कर्ज को, बाई गिविंग मिल्क, दूध देकर, अंटिल, जब तक, द फुल अमाउंट इज सेटल्ड, फुल अमाउंट यानी जो उसकी पूरी राशि, सेटल यानी, सेटल यानी क्या होता है, निराकरण हो जाना, चुकता हो जाना, सेटल कहा जाएगा। अब उसने बोला कि भाई कि अब मुझे दूध देकर अपना कर्ज चुकाना होगा, जब तक कि पूरी रकम चुकाई ना जाए तब तक भाई मुझे इसका कर्ज चुकाना है। पिछले जन्म में तो इंसान थी तो पैसे को मैं चुका सकती थी, अब किसी कारण से, कर्म के कारण से भैंस बन गई, अब मुझे इसका पैसा चुकाना है, तो पैसे तो भाई भैंस कहाँ से पैसे लाएगी, तो कर्ज को तो किसी न किसी रूप में चुकाना ही है, तो भाई अब मुझे दूध दे देकर इसका जितना कर्ज ली थी ना वो मुझे चुकाना पड़ेगा अब इस जन्म में। हियरिंग दिस,
यह सुनकर द थीफ वाज टर्न, चोर हैरान था। ही लुक्ड एट द बफेलो, उसने भैंस को देखा। टाइड, बंधा हुआ। इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने बंधा हुआ। इन फ्रंट यानी होता है सामने, टाई का सेकंड टाइड, बंधा हुआ है ना। एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ, दैट की नो वन कुड स्केप, नो वन यानी कोई भी नहीं, कुड यानी सकता था, स्केप यानी भाग सकता था, बच सकता था, कोई भी बच नहीं सकता। देयर कर्मा, देयर यानी अपना या उसके, ऐसे यूज किया था, अपने कर्म से कोई भी बच नहीं सकता। वेदर, चाहे, इन दिस लाइफ, इस जीवन में, और द नेक्स्ट या अगले जन्म में, इस जीवन में या अगले जीवन में। कर्मा मेड श्योर, कर्म क्या करता है, सुनिश्चित करता है, उसे मेड श्योर का, दैट की एवरीथिंग वॉज रिपेड, हर चीज का भुगतान हो, कोई भी चीज बचे ना। आपने अच्छा काम किया है उसका फल भी मिलेगा, बुरा काम है उसका फल भी मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में लेकिन मिलेगा ही। कर्म आपको या किसी को भी माफ नहीं करता है, पूरा नियम उसका, कर्म का जो नियम है, तभी तो लिखा द लॉ ऑफ कर्मा, उसका जो नियम है एकदम परफेक्ट है सबके लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फिल्ड विथ फियर, डर से भरा हुआ, फिल का फिल्ड हो गया, एंड रिग्रेट, रिग्रेट यानी पछतावा को रिग्रेट कहा जाता है। अगली सुबह डर और पछतावे से भरा हुआ। द थीव रिटर्न, चोर लौटा, रिटर्न का सेकंड रिटर्न, टू प्रपोजिशन है। द रिच मैन, अमीर आदमी के पास लौटा। गेव बैक, वापस दिया, गिव का सेकंड गेव है ना, वापस दिया। द मनी, पैसे को वापस दिया। एंड आस्क्ड, और कहा, है ना, आस्क यानी पूछा भी होता है, और किसी को कुछ काम करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहा जाता है। तो यहां पे कहा, फॉर के लिए, हिज नेम टू बी रिमूव्ड, अपने नाम को हटाने के लिए कहा। फ्रॉम द रजिस्टर, जो उसकी बही खाता पंजी था ना, उसमें से अपने नाम को हटाने के लिए, भैया हटा दो पंजी से, नहीं तो अगले जन्म में इसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा, पैसा वापस करो, कोई लोन नहीं है भैया, मैं चुका दिया, मैं वापस, मुझे माफ कीजिए। तो ये स्टोरी हो गई। मोरल देखिए, फिर मैं भी मोरल बताऊंगा। द स्टोरी इज क्लियर रिमाइंडर, यानी यह कहानी हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाती है, दैट की नो एक्शन गोज अनपेड, एक्शन यानी कार्य भी होता है, क्रिया भी होता है, कि कोई भी काम बिना चुकाया नहीं होता, अनपेड नहीं होता। कर्मा नेवर फॉरगेट्स, फॉरगेट्स माफ करना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वर्ब में एस से ईएस लग गया, ता है, ती है। कर्म नेवर यानी कभी नहीं, माफ करता है, यानी कि कर्म कभी भी भूलता नहीं है, फॉरगेट यानी भूलना होता है, सॉरी। व्हाट वी डू गुड और बैड, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, गुड और बैड यानी अच्छा या बुरा, यानी हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा। ऑलवेज फाइंड्स, हमेशा, फाइंड्स यानी ढूंढता है, पाता है। इट्स वे, अपना रास्ता। बैक यानी वापस, टू अस, हमारे पास, यानी अच्छा या बुरा जो भी करते हैं हमेशा हमारे पास वापस आता है, चाहे अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म हो, वो हमारे पास वापस लौट कर आता ही आता है। जस्ट लाइक द बफेलो, ठीक बफेलो की तरह ही। हैड टू रिटर्न, हैड टू यानी करना पड़ा, तो हैड टू का यूज करते हैं। आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा, यानी आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, कुछ करना पड़ा या करना पड़ता था, तो हैड टू का यूज करते हैं। द बफेलो हैड टू रिटर्न, भैंस को लौटाना पड़ा। एज यानी के रूप में, एन एनिमल एक जानवर के रूप में। टू रिपे इट्स डेट यानी अपने कर चुकाने के लिए जानवर बनकर लौटना पड़ा। वी टू कैन नॉट, वी टू यानी भी, है ना, हम भी कैन नॉट स्केप, बच नहीं सकते। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर डीड, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणामों को, जो उसका नतीजे को कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है। डीड्स यानी कर्मों को, बताया ना, डीड यानी भी कर्म होता है। तो अपने कर्मों के परिणामों से नहीं बच सकते, हम भी कभी नहीं बच सकते। तो आपने देखा, ये तो भाई कहानी हो गई जिसमें पता चला कि भाई वो भैंस एक्चुअल में ऐसे नॉर्मल भैंस नहीं है, वो भैंस पिछले जन्म में उधार लेके बैठी थी, इंसान के रूप में या बैठा था। और जब उसने पूछा गया कि भाई आप इस जन्म में चुकाओगे, बोले अगले जन्म में, तो इस जन्म का तो माफ हो गया। उसने सोचा कि बढ़िया बेवकूफ़ बना दिया भाई मैंने उसे। जैसे उसकी मृत्यु हुई उसके बाद भैंस के रूप में जन्म लिया, और फिर वो किसी न किसी रूप में उसी अमीर इंसान के घर या उसके परिवार वालों के घर किसी और जन्म में जन्म लिया। अब उसका कर्ज तो चुकाना ही है कैसे न कैसे करके। तो उसने क्या किया, कर्म ने इसे भैंस बनाकर उसका घर भेज दिया, और उसके कर्ज को दूध के रूप में दूध देकर खूंटे में बंद कर उसे क्या करना पड़ा, पूरा कर्ज चुकाना पड़ा। जब तक कि उसका कर्ज जो है ना पूरा सेटल ना हो जाए, तब तक उसे उसका कर्ज चुकाना पड़ा। यानी कि कर्म का यही नियम है। यहाँ पे कोई ऐसे भगवान वाली बात नहीं हो रही है कि भगवान को मानते हो नहीं, ये सब बात नहीं हो रही है।
यहाँ पे बात हो रही कर्म की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे बहुत से लोग पापी हैं, इतने पाप करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन आपको बता दूं कि भाई ऐसे बहुत सारे धर्म हैं हमारे जिसमें अगले जन्म को नहीं माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी अलग मोरल है। लेकिन खास तौर पे जो हम जो है ना हिंदू धर्म को मानने वाले, और बहुत सारे धर्मों में जहाँ अगले जन्म को माना जाता है, शायद क्रिश्चियनिटी में भी माना जाता है, बहुत सारे धर्म में अगले जन्म को माना जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना भाई कि इस बच्चे का क्या यहाँ पे मतलब इसके कौन से कर्म खराब थे कि बच्चे को देखिए ऐसा शरीर मिला है ना, यहाँ पे बेचारा वो देख नहीं पा रहा है, उसका हाथ नहीं है, या उसके अच्छे से विकसित नहीं हो पाया, या कम उम्र में ही वो उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे ने ऐसे क्या पाप कर दिया भाई? सर आप कर्म की बात करते, बच्चा पैदा हुआ, ऐसा क्या काम कर दिया, किसको दुखी कर दिया कि उसकी मृत्यु हो गई, या फिर एक हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कोई भी कमी है, या मानसिक रूप से रोगी हो, क्या कर्म कर दिया बच्चे ने? तो इसका जवाब यही है। मानने वाले खैर मानेंगे, नहीं मानने वाले कोई बात नहीं है। पिछले जन्म का जो उसका कर्म, जो भी कर्म रहा होगा, अभी तो बच्चा है, अभी तो नादान है, पिछले जन्म में हो सकता है वो किसी प्रकार का इंसान रहा हो, जानवर रहा हो, कुछ भी हो, उसने ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल उसे उस जन्म में तो भोगा ही भोगा होगा, उस जन्म में तो मिला ही मिला होगा। लेकिन इतने पाप किए होंगे कि उस जन्म में वो जो बोलते हैं ना बैलेंस है ना, पूरा नहीं हो पाया। तो क्या हुआ भाई, बाकी कर्म का हिसाब तो बचा हुआ है, क्या कर्म छोड़ देगा क्या? अच्छा ठीक है आपको उधारी माफ कर दो, नहीं, अगले जन्म में जो पिछले जन्म का जो पाप है आपका, उसको चुकाना पड़ेगा। तो बहुत दिनों तक कई लोग रहते हैं जो बहुत दिनों तक अपने पाप को, पुराने जन्म के पाप को भोगते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बोलते हैं भगवान मैं इतना अच्छा हूँ, इतनी अच्छी हूँ, मैं हर चीज़ अच्छा करता हूँ, सबके लिए पुण्य कर रहा हूँ, अच्छा काम, फिर भी मेरे साथ दुख क्यों है? भाई ये पुराने जन्म का पाप है, भोगते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस जन्म में जो आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं ना, ये भी आपका प्लस होते जा रहा है। जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे, आपका ये पुण्य का बैलेंस है ना, ये आपको इस जन्म में मिलना शुरू हो जाएगा। और भगवान करे इतना पुण्य आपके पास हो कि यदि आप बुढ़ापे तक आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपका मान लीजिए इतना पुण्य आपका बचा हुआ है, इतना मान लीजिए 10% भी पुण्य बचा हुआ है, अब मृत्यु होगी, पुण्य कहाँ भोगोगे? स्वर्ग में तो मिलना ही है पुण्य। अगले जन्म जब लोगे ना, फिर आपका जो ये पुण्य बचा अगले जन्म में इतने दिन तक के, इतने साल तक जो भी आपका सीमा है, वहां तक आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप अच्छे घर में जन्म लोगे, जैसे रंग रूप चाहते हो वैसे होगा, आपका शरीर सही रहेगा, है ना। आपको बोलते हैं ना भोग विलास सभी चीज़ें मिलती, बोलते हैं ना अम्बानी घर जन्म ले लिया भैया, उसका तो जीवन ही हो सकता है पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हो, तो ये आपको मिलने वाला है सुख, पिछले जन्म का जो बचा हुआ है। सेम इसी प्रकार का पाप में होता है या किसी प्रकार के गलत कार्य में होता है। हो सकता है आपने बुढ़ापे में 50-60 साल की उम्र पाप करना शुरू कर दिया, 60 साल में मृत्यु हो गई, 50 से 60 साल के बीच पाप ही पाप किया, मृत्यु हो गई। बोले वाह सर तो मर गया, हो गया इसका पाप, का मरने से हो गया इसका पाप, सब मरते हैं, कुछ भोगा ही नहीं इसने, कोई बात नहीं, इस जन्म में ज़्यादा कष्ट भोग नहीं पाया, इसका जो हिसाब किताब इतना जो पाप बचा हुआ है ना, अगले जन्म में पूरा इतना पाप को उसको भोगना पड़ेगा। फिर वो जो पाप जब खत्म होगा तो फिर अगर वो अच्छा इंसान अच्छा काम कर रहा है तो फिर पुण्य मिलते जाएगा, अच्छे मिलते जाएंगे। उस जन्म में भी यदि वो पाप कर रहा है तो भाई पिछले जन्म का पाप तो भोगेगा, इस जन्म का पाप भी भोगेगा, साथ ही साथ इतना पाप कर लेगा कि अगले कई जन्मों तक वो पाप भोगता ही रहेगा। ये है कर्म का नियम, हमारे जो वेद पुराण में जिसका वर्णन है, बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ मैं, हमने ऐसे ही सुना है, ऐसे ही पढ़ा, और वाकई में आप सोच के देखिए ऐसा होता ही है। बहुत से लोग को आप देखेंगे अरे क्या बात है, खुश रहता है भाई, हमें इतना पापी है, गलत काम कर रहा है, सब चीज खुश है, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं दुखी हूँ, इतने साल से दुखी हूँ, ना जॉब लग रही, कुछ नहीं है। भाई पिछले जन्म का जो आपका पाप है, आपका दुख है ना, जो भी आपके कर्म है, उसे तो आप बिल्कुल भी आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ये मान के चलिए कि जो आपको कष्ट मिल रहा है, जो आपको दुख मिल रहा है, मिलने दीजिए, वो तो आप किसी भी हालत से उसको दूर नहीं कर सकते, ये आपका कर्म था जिसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। लेकिन इसके चलते आप ये मत सोचिए कि अच्छे कर्म करने से भी मुझे तो पाप ही मिल रही है, ये मत सोचिए। आप ये मान के चलिए पिछले जन्म का जो प्रभाव है पाप का, वो मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छे कर्म करते जाने हैं ताकि इस जन्म का जो बचा हुआ मेरा जो जीवन है वो अच्छे से बीते, खुशहाल बीते। उसके अलावा अगला जन्म भी जो मुझे मिले, उसके लिए भी इतना पुण्य प्राप्त करूँ, इतने अच्छे कार्य मैं कर लूँ कि मुझे अगला जन्म भी अच्छा मिले, स्वस्थ मिले, धनवान, यदि कोई किसी को धन से खुशी धनवान मिले, या फिर बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन अगला जन्म भी बीते। तो आपको इस जन्म में अच्छा कार्य करने से बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोकना है, अच्छे कर्म करते जाइए। बहुत से पापी लोग यही सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं यार, फिर भी हमारे पास पैसा है, सब चीज़ अच्छा है, क्या मतलब पुण्य करने से, देखो मेरे दोस्त को पुण्य कर रहा है, दुखी है, मैं तो पाप ही करूँगा,
उनको ऐसा लग रहा है कि पाप करने से पैसे, उसे नहीं पता कि हो सकता है पिछले जन्म में उसने इतने अच्छे पुण्य किए हो कि इस जन्म में उसको बढ़िया ये सब धन दौलत सब मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में अपने कर्म के अनुसार तुम पापी हो, भोगोगे, आज नहीं तो कल भोगोगे, जरूर भोगोगे। इसलिए आप कभी भी मन में ये धारणा ना रखें कि अभी दुखी हूं तो भाई ये मेरे कर्म के कारण नहीं, अभी जो आप अच्छे कर्म करें उसका फल आपको जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये बिल्कुल नियति में कर्म का नियम है, द लॉ ऑफ कर्मा यही है। आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म करते रहें, बुरे जो भी कर्म है, बुरी आदतों को त्याग दें। यदि जो बुरे कर्म कर रहे हैं ये सोचते हुए कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल बहुत बड़ी भूल में है, बहुत बुरी तरीके से इस जन्म में भी उनको कष्ट मिलने वाला है, नरक में भी कष्ट मिलने वाला है। बहुत से लोग जहन्नुम बोलते हैं, बहुत से लोग हेल कहते हैं। सभी का सिद्धांत एक ही, आपने देखा होगा, है ना, नियम तो वही है, बस जाति पाति और धर्म में हम अलग अलग बांट देते हैं, बाकी है तो एक ही चीज़, पाप तो भोगना ही है आपको, चाहे नरक में हो, धरती पे हो, अगले जन्म में भी हो। तो यही चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोग भी किसी का कर्ज यदि चुकाना है तो इस जन्म में चुका दीजिए भाई, जहाँ तक यथासंभव हो। कर्ज भी उतना ले जो आप चुका सके, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी जन्म में उसका कर्ज चुकाना होता है। कई बार हमको लगता है ना भाई पैसा हमारा चोरी हो गया, चोर बैठे बैठे ले गया 30,000 रुपये, भैया मेरी क्या गलती थी प्रभु, मैंने इतने मेहनत से कमाई थी। भाई क्या पता पिछले जन्म में आपने उस चोर का, हो सकता है किसी और इंसान रहा हो, आपने उसके पैसे धोखे से हड़पे हो या धोखे से या फिर चुरा लिया हो, आपको तो नहीं पता है। या ऐसे भी हो सकता है कि इस जन्म में चोर ने आपके साथ गलत किया है, उसने आपके साथ गलत कर्म किया है, अगले जन्म में आपको उसका पैसा कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको उससे मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, लेकिन अभी ज़रूरत थी, भगवान अभी मिल जाती तो अच्छी बात थी। खैर ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ गए हैं। सभी बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं जो अपने जो विचारों से अवगत कराते रहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूं और वही आप लोग को बताता हूं। बहुत स्टूडेंट ने मुझे ईमेल भी किए हैं जिसमें उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हुई कि सर आप स्टोरी का मुझे ट्रांसलेशन करके बताइए। तो आज मैं बिल्कुल ध्यान से उतर गया, मुझे अभी बताया तो याद आया कि किसी स्टूडेंट ने, नाम मैं बताऊंगा, राज टाइम सेंट ऐसे कुछ है उनका, राज टाइम सेंटर ऐसे कुछ नाम है। तो उन्होंने एक स्टोरी मुझे लिख के भेजी थी, एक पैराग्राफ का है, वो स्टोरी का ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। ऐसे आपको लगता है कि बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको ट्रांसलेशन करवानी है, तो बिल्कुल जीमेल मुझे कर दिया करें। जीमेल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग मेल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका जो स्क्रीनशॉट है PDF में टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। यदि आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसकी लिंक भी नीचे है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।